हाय स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। अब देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ। बोहर मॉडल के फेल होने का रीजन जानते हैं हम लोग यहां पे। तो रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोहर मॉडल ये समझते हैं। अब कह रहा है वन कैन द अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। इन बोहर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डलेस एज द चार्ज पार्टिकल मूविंग वेल डिफाइंड। अब ध्यान समझिएगा, इन बोहर model of an electron is regarded as the charged particle moving in well defined circular orbit about the nucleus। अब देखिए, बोहर मॉडल कहता क्या है। बोहर मॉडल कह रहा है कि किसी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ बना होता है। इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है और इसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऐसा कौन कहता है? बोहर मॉडल कहता है। अगर बोहर की इस बात को हम मान लें, चलिए मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि बोहर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्यूशन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जहां पाया जाता है वहां पे एक फिक्स पाथ होता है, एक पाथ होता है, ये ट्रांजेक्टरीज होती है, उसी ट्रांजेक्टरीज में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब है कि बोहर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा। अब ये बता रहे हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसकी ट्रांजेक्टरीज फिक्स रहेगी, एक फिक्स ऑर्बिट में यानी फिक्स ट्रांजेक्टरीज में एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और जबकि अभी पिछले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डायमेंशनलेस पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक डायमेंशनलेस होता है क्योंकि पॉइंट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए डायमेंशनलेस पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन डायमेंशनलेस होता है तो उसका कोई भी कैलकुलेशन, कोई मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा मेजरमेंट करने के लिए कोई यूनिट हमारे पास नहीं है। अब ये बोहर जी ने इस कैलकुलेशन को कर कैसे लिया, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन की बात रही कि भाई आपने कैसे बता दिया जब मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉल पार्टिकल है जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, फिर आपने इस कैलकुलेशन को किया कैसे? ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि भाई इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कोई पार्टिकल, तो उन्होंने फोटोन ढूंढा कि भाई इलेक्ट्रॉन से छोटा फोटोन होगा। फोटोन से जो है इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट करना शुरू किया तो उसकी पोजीशन तो उन्होंने निकालने में सफल रहे, लेकिन प्रॉब्लम एक और आ रही थी। जब पोजीशन मेजरमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो है उस समय फोटोन हाई मोमेंटम की वजह से जाकर के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है और जिसके टकराने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेवलप किया गया और उसमें बताया गया कि हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का, उसका पोजीशन और उसका जो है मोमेंटम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम डिफाइन करने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर आ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं? तो ये बात समझ लीजिए आप। तो ये इसका मतलब है कि उसकी एक फिक्स पाथ यानी फिक्स ऑर्बिट हो ही नहीं सकती है, जिस तरह की ऑर्बिट, जिस तरह के पाथ के बारे में बोहर ने अपने मॉडल में समझा दिया था। तो पहला फेलर होने का कारण यह है, पहला फेलर वाला पॉइंट यही है बोहर का। अब आगे समझिए जरा, कह रहा है कि अब यहां देखिए, द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसाइडर इन द बोहर मॉडल। अब बोहर ने एक तो ये बोला, सर्कुलर पाथ की बात कर दी। सोचिए, जब सर्कुलर पाथ की बात कर दी, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने की बात कर दी, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अगर सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा बिहेवियर करेगा। क्योंकि अगर वो वेव बिहेवियर करता तो क्या होता, उसका पाथ सर्कुलर नहीं होता, कुछ इस तरह से पाथ होता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसे ऐसे सर्कुलेट करता है ना। लेकिन इन्होंने क्या पाथ बता दिया? सर्कुलर पाथ बता दिया। दैट मीन्स वो ये एक पार्टिकल जैसा बिहेवियर करेगा, वेव नेचर उसके अंदर होगा ही नहीं। इसका मतलब दूसरा कारण यही था इनके फेल होने का कि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन था उसका वेव करेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन का कंसाइडर नहीं किया अपने मॉडल में। ठीक है, ये दिमाग बैठा लीजिए।
अब देखिए भी आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एन ऑर्बिट इज द क्लियरली डिफाइन द पाथ एंड दिस पाथ इज कंप्लीटली डिफाइंड ओनली इफ द बोथ पोजीशन। अब देखिए कह रहा है कि एक ऑर्बिट की जो बात कर रहे थे, जिस ऑर्बिट की बात बोहर कर रहे थे, कह रहा है कि कोई भी जो ऑर्बिट होती है वो एक फिक्स पाथ होती है, ठीक है, एंड दिस, और कोई भी फिक्स पाथ कभी डिफाइन हम तभी कर सकते हैं, दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइन ओनली। अब देखिए हम कभी भी किसी पाथ को, हम किसी भी पाथ को क्लियरली कब डिफाइन कर सकते हैं, किसी पाथ को क्लियरली हम कब डिफाइन कर सकते हैं, कह रहा है कि ओनली इफ, कंडीशन समझिएगा, हम किसी के पाथ को वेल डिफाइन पाथ हम तभी कर सकते हैं, कह रहा है कि इफ बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एग्जैक्टली द सेम टाइम। अगर हम किसी के पाथ को बता रहे हैं, अगर हम किसी का पाथ डिफाइन करना चाहते हैं, एकदम डिफाइंड पाथ बताना चाहते हैं, उसका एकदम क्लियर पाथ बताना, क्लियरली डिफाइंड पाथ बताना चाहते हैं, तो आपको दो चीजों की इंफॉर्मेशन एक साथ निकालनी पड़ेगी। पहली है वेलोसिटी, दूसरा है पोजीशन। ये पोजीशन और वेलोसिटी का मेजरमेंट एक ही समय में एक साथ जो है आपको एकदम 100% एक्यूरेट अगर आप निकाल लेते हैं, यानी कि जिस समय आप पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, उसी समय उसका मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर पाते हैं, तभी आप इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ डिफाइन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ डिफाइन करना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ होता ही नहीं है, जैसा कि बोहर ने अपने मॉडल में समझाया। तो ये मेजर ड्रॉबैक रहा है बोहर का कि उन्होंने जो है जो फिक्स पाथ की बात कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे आपकी बुक में कह भी रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स का जो डायमेंशनलेस पार्टिकल है, इसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक ही समय में हम लोग जो है मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्लियरली जो है डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली द इग्नोर्स द डुअल बिहेवियर। इसका मतलब है जो बोहर मॉडल था आपका, उसने डुअल बिहेवियर को इग्नोर करने की कोशिश किया। इसका मतलब डुअल बिहेवियर क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर की बात की, उसने कहीं पे वेव नेचर की बात नहीं किया। इसका मतलब है कि वो जो पार्टिकल्स के अंदर दोनों बिहेवियर पाए जाते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। उन्होंने इस बात को कौन कहा था? डी ब्रॉगली ने कहा था, किसमें? डुअल बिहेवियर ऑफ जो है मैटर में कहा था। बेटा आप ध्यान से समझिए, तो इसका मतलब है कि इन्होंने हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे भी ध्यान नहीं दिया और ना ही डी ब्रॉगली के कंसेप्ट पे ध्यान दिया। तो ये रखिएगा, याद रखिएगा कि ऐसे दो मेजर ड्रॉबैक इनके आए कहां से। ये ड्रॉबैक आने का कारण क्या था, मैं आपको बता दूं। ये ड्रॉबैक आने का कारण था कि ये इन्होंने इग्नोर करने की वजह से डुअल बिहेवियर इग्नोर कर दिया, और साथ में जो है आल्सो कंट्रैक्टिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने सिर्फ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को ही इग्नोर नहीं किया था, साथ में इन्होंने जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को इग्नोर कर किया। शायद अगर इन्होंने अपने मॉडल में अगर डुअल बिहेवियर और जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जगह दी होती, तो शायद ये किसी वेल डिफाइंड पाथ यानी कि किसी सेल या ऑर्बिट की बात नहीं किए होते। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। In the view of this inherent the weakness in the Bohr model, there was no point to the extended Bohr model to the other atom. In fact, the insight into the structures of atom was needed, which could account the wave particle duality of matter and consider the Heisenberg uncertainty principle. This came the advent of the quantum mechanics. अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर कह रहा है इनफैक्ट इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए नीडेड विच ऑफ द कोड अकाउंट टू द वेव पार्टिकल डुअलिटी यानी कि डुअल बिहेवियर्स। अब अगर आपको अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाना है तो आपको डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को जो है कंसिडर करना पड़ेगा,
और साथ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप किसी भी एटम का स्ट्रक्चर समझा पाएंगे जो आप डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और साथ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। और ये सारी बातें दैट कम, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कहां पे, एक टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या किया है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और उसके साथ साथ जो है जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इन सबको इंक्लूड करते हुए एक नया मॉडल बनाया गया जिसका है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, आगे आप, क्योंकि मैंने बोला कि जो बोहर था, बोहर मॉडल ने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और उसके साथ साथ जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर किया। तो अब जो आपको नया मॉडल पढ़ने के लिए मिलेगा जिसमें ये दोनों बातें इंक्लूड की गई हैं, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। और आपको बता दूं कि जो न्यूटन ने फिजिक्स बनाई थी उसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, और जबकि अगर हम लोग जो है न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने जो है माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए अपना मैकेनिक्स दिया था, जबकि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये स्पेशली अगर बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक यानी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल, यानी कि बिल्कुल लिटिल मास वाले, एकदम बहुत ही कम मास वाले पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। तो आप जरा समझिए इसको, कह रहा है द क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ। देखिए आपको ये बात तो पहले से पता थी, अभी मैं समझाया भी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको दिया कौन था, न्यूटन ने दिया था। किसके लिए दिया था, मोशन के लिए दिया था। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये किस में आता है आपका, क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। द सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन, और ये लॉ ऑफ मोशन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, और इस लॉ को न्यूटन जी ने दिया और ये बहुत ही सक्सेसफुली डिफाइन भी किया इसको। इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस जो है वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि आप इस लॉ को अप्लाई करके किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो माइक्रोस्कोपिक ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब जो हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टोन के बारे में, स्टोन आपका हैवी ऑब्जेक्ट में आएगा। ऑर्बिटिंग द प्लैनेट, प्लैनेट भी आपके हैवी ऑब्जेक्ट है। हैव द इसेंशियल पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो इन द प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मॉडल खास करके जो न्यूटन जी ने बनाया था, न्यूटन ने अपना मॉडल खास करके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए दिया था। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए दिया था, ध्यान में रखिएगा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं, खास हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं के लिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम करता है, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स काम करती है। लेकिन कह रहा है कि हाउएवर, लेकिन ये फेल हो जाता है when applied to the microscopic object like electron, atoms, molecule etc. अब जब इसी मॉडल को, जो इतना फेमस और स्मार्ट मॉडल है न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन, जब इसी लॉ को हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करते हैं, एटम के लिए अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करते हैं, आयंस के लिए अप्लाई करते हैं, यानी किसी भी माइक्रो मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये मॉडल हो जाता है फेल। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करता है, यहां पे याद रखिएगा इस बात को। क्लासिकल मैकेनिक्स द बेस्ट मैकेनिक्स है, लेकिन याद रखिएगा स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर बिल्कुल काम नहीं करता आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। बेटा दिमाग में बैठा के रखिए मेरी बात को, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी से बता रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से समझाने वाला टीचर। अब देखिए, this is mainly because of the fact of the classical mechanics ignore the concept of dual behavior। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन था, यानी जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है फेल क्यों हुआ? फेल होने का रीजन था द फैक्ट टू द क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, स्पेशली सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होने का कारण क्या था? न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन फेल होने का कारण क्या था? इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल के ऊपर काम नहीं करता। इसका रीजन ये है क्योंकि इसका मतलब है
इसका रीजन यही है, दिमाग बैठा लीजिए, क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उस वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में नहीं इंक्लूड किया गया है, और ना ही क्लासिकल मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को कोई जगह दी गई है। और यही कारण है कि वो अब किसी भी माइक्रोस्कोपिक, किसी भी छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, अगर इनको आपको डिफाइन करना है तो दिमाग बैठा लीजिए, तब आपको डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों को जो आप अप्लाई करेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे किसी मैकेनिक्स में, तभी जाकर के आपका जो क्या होगा, आपका मैकेनिक्स जो है इलेक्ट्रॉन जैसे डायमेंशनलेस पार्टिकल पे काम करेगा। अब सोचिए, दो बातें मैंने आपको समझा दिया। एक बात तो ये बोहर क्यों फेल हुए, बोहर का फेल होने का कारण था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को ना इंक्लूड करना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इंक्लूड ना करना। तो इसका मतलब है कि जो खामियां, जो कमियां जो है किसमें थी, जो खामियां, जो कमियां जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में थी, वही कमियां जो है बोहर के अंदर भी थी। तो अब सोचिए, तो इस अब मैंने आपको बोला था शुरू में कि दी बेस्ट मॉडल आपके पास आ रहा है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल डी बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये मॉडल जो है आपका छोटे और बड़े सब ऑब्जेक्ट पे काम कर सकता है। ये कंसेप्ट, ये मैकेनिक्स आपको छोटे ऑब्जेक्ट चाहे माइक्रो पे लगाइए, सब पे काम करेगा। लेकिन न्यूटन मैकेनिक्स जो है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स, उसको सिर्फ माइक्रोस्कोपिक यानी बड़े हैवियर ऑब्जेक्ट पे लगाया जा सकता है। समझ मेरी बात, अब ध्यान से समझिए बेटा। तो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो सबसे बेस्ट मैकेनिक्स है। अब आगे समझते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे तो कह रहा है the branch of science that take into the account of the dual behaviors of matter is called क्वांटम मैकेनिक्स। अब दिमाग बैठा लीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, जिस मैकेनिक्स में जितनी भी स्टडी की जाती है वो मैटर्स के डुअल बिहेवियर को लेके की जाती है। मैटर्स को डुअल बिहेवियर, मैटर के डुअल बिहेवियर को मानते हुए की जाती है जो स्टडी, उसी को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। बिल्कुल एकदम सटीक डिफिनेशन है आपकी। द ब्रांच ऑफ द साइंस takes into the account of this dual behavior of matter is called quantum mechanics। आगे बढ़ते हैं बेटा। The quantum mechanics is the theoretical science that deal with the study of the motions of the microscopic object। अब आपसे पूछ रहा है, ये तो अभी तक पूछा जा रहा है डिफाइन करने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, लेकिन आप पूछे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं, तो याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स इज द थियोरेटिकल साइंस। किस तरह की स्टडी होती है, थ्योरेटिकली स्टडी होती है, किसके बारे में, दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। अब देखिए, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये करता क्या है, ये थ्योरेटिकल साइंस है, ये डील करता है टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट हैं, जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं, जो डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन जैसे ऑब्जेक्ट हैं, इनके मोशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, और इनके मोशन पे किन चीजों को ध्यान देते हुए ऑब्जर्व करता है, कि ये मानते हुए इनके ऊपर ऑब्जर्व करता है कि इनके पास जो है वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल नेचर भी है इनके पास, ये मान करके इसके ऊपर स्टडी की जाती है। अब ध्यान समझिएगा, इट स्पेसिफाइज द लॉ ऑफ मोशन एंड दिस ऑब्जेक्ट ओबे। कह रहा है इट स्पेसिफाइज द लॉ ऑफ मोशन दैट दिस ऑब्जेक्ट ओबेज व्हेन द क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाइड द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टेड लाइन आ रही है आपको। कह रहा है व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाइड ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ध्यान समझिएगा, जब क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करेंगे आप, माइक्रोस्कोपिक यानी कि हैवियर ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई करने को, जैसे देखिए मैंने कहा न्यूटन वाली मैकेनिक्स आप क्या करेंगे, अगर छोटे पे लगाएंगे तो फेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाइड टू द माइक्रोस्कोपिक यानी कि हैवियर ऑब्जेक्ट फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर इनसिग्निफिकेंट आर रिजल्ट आर द सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। कह रहा है कि अगर आप क्या करेंगे भैया, अगर आप जो है जो क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स है, अगर आप इसको किसी हैवियर ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो ये वही रिजल्ट देगा जो रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स देता है। इसका मतलब है, एक बहुत अच्छी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसका मतलब है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको सिर्फ माइक्रोस्कोपिक यानी कि हैवियर ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं,
लेकिन अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपी पे लगाएंगे तो वो क्या करेगा, माइक्रोस्कोपिक का भी रिजल्ट देगा, और अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक पे लगाएंगे वो वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा रिजल्ट आपको जो है क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी देता है। यानी कि बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया गया इस कंसेप्ट में, बहुत इंटरेस्टेड कंसेप्ट है। यानी कि आप जो है जहां पे क्वांटम मैकेनिक्स लगाना है वहां पे आपको जरूरत नहीं है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने की, आप इसी से सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना जबरदस्त टेक्निक है। Quantum mechanics was developed independently in 1962 the Werner Heisenberg and Emil Schrödinger। बेटा बहुत इंटरेस्टेड बात है। अब इतनी टॉप का मॉडल, इतनी इंटरेस्टेड मॉडल दुनिया के दो साइंटिस्ट ने मिलकर के इंडिपेंडेंटली पूर्ण स्वतंत्रता के साथ इन्होंने बना दिया इस मॉडल को। देखिए यहाँ पे लिखा है द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली 1962-26 द वर्नर हाइजेनबर्ग। इस मॉडल को डेवलप करने वाले इस की जो क्रेडिट है स्पेशली जाती है किसके ऊपर, वर्नर हाइजेनबर्ग। बिल्कुल जानी भी चाहिए क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे। सोचिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आपका जो है जो एटम बम का रिसर्च हो रहा था, एटम बम बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसके पूरे फार्मूले को इन्होंने चेंज करवा दिया था क्योंकि वो फार्मूला बेस था बोहर के मॉडल पे, क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस था। इन्होंने जाकर के उसको पूरा बदलवा करके नए तरीके से रिसर्च करवाया। उस समय इनको जो है वहां का डायरेक्टर भी बनाया गया था एटॉमिक बम जो रिसर्च सेंटर था। ठीक है, तो वर्नर हाइजेनबर्ग और अर्विन श्रोडिंजर ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही मिलकर के क्या किया था आपका जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप किया था। अगर आपसे डेवलपमेंट का क्रेडिट पूछा जाए हु डेवलप द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो आप बता सकते हैं 1926 में जो है वर्नर हाइजेनबर्ग और अर्विन श्रोडिंजर इन दोनों ने मिलकर के इस मॉडल को डेवलप किया था। हाउएवर वी सेल टू द डिस्कसिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स व्हिच इज द बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ वेव मोशन द फंडामेंटल क्वेश्चन इक्वेशंस ऑफ द क्वांटम। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि ये जो आपका है द क्वांटम मैकेनिक्स व्हिच इज द बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द मोशन। इसका मतलब है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, द क्वांटम मैकेनिक्स, इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स किसकी बात करता है, ये मोशन की बात करता है, किसकी, वेव मोशन की बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसमें भी मोशन की बात हुई थी, और ये जो आपका वेव मैकेनिक्स है, जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें भी किसकी बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। लेकिन ये वेव मोशन की बात करते हैं क्योंकि मैटर में डुअल बिहेवियर पाया जाता है, उसमें वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों पाया जाता है। अब इसके लिए सिर्फ इन्होंने सिर्फ बात ही नहीं की थी, इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन भी डेवलप किया था। जरा आगे समझते हैं हम लोग। The mechanics was developed by the Schrodinger and it's on him to the Nobel Prize in Physics। अब जरा समझिए, अरविंद श्रोडिंगर ने कह रहा था मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड by the mechanics was quantum mechanics was developed by the Schrodinger and it won him the Nobel Prize in Physics in 1933। सोचिए, काम तो दोनों लोग कर रहे थे लेकिन प्रॉपरली डेवलप कौन किया इसको, काम दोनों ने, हाइजेनबर्ग ने भी किया था, श्रोडिंगर ने भी किया था, लेकिन 1933 इसमें सबसे ज्यादा वर्क और सबसे बेस्ट वर्क करने के लिए अरविंद श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। दिस इक्वेशन विच incorporated wave particles dually matters of the proposed by the Broglie is quite and knowledge of the higher mathematics need to the solve। अब देखिए, जो इसमें से आपका जो डी ब्रॉगली थे, डी ब्रॉगली की जो है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पे जो इनका इक्वेशन था, उसका जो डेरिवेशन है प्रॉपरली आप जो है उसको आगे क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। अब देखिए, फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल एनर्जी डज नॉट चेंज विद द टाइम। देखिए, बड़ी बात कर रहे हैं कौन, श्रोडिंगर कहते हैं। श्रोडिंगर कहते हैं कि कोई भी सिस्टम, सिस्टम किसको कहते हैं भैया, सिस्टम इन्होंने किसका नाम दिया, ये कह रहे हैं कि जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है वही आपका सिस्टम है। और कोई भी सिस्टम यानी कि कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल जो है एनर्जी चेंज नहीं कर सकता विद द टाइम, यानी कि एनर्जी, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। कोई भी एटम मॉलिक्यूल ना तो एनर्जी लूज करेगा ना तो गेन करेगा। इस बात को कौन कह रहे हैं भैया, श्रोडिंगर जी कह रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ कहा नहीं, इन्होंने एक इक्वेशन इसके लिए डेवलप कर दिया। ये था आपका, देखिए, एच साई इक्वल टू ई साई, ये आपका देखिए इक्वेशन इन्होंने डेवलप कर दिया, जहां पे एच आपका क्या है, एच इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर,
H आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टोनियन कहते हैं, हैमिल्टोनियन कहते हैं, ये हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन, द Schrodinger gave a recipe of the constructing this operator from the expressions for the total energy of the system। तो अब इन्होंने क्या किया, दिस ऑपरेटर्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन, इस ऑपरेटर से ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हैमिल्टनियन के इक्वल होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेकिंग द काइनेटिक एनर्जीज। अब ये कह रहे हैं कि जिस टोटल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं वो आपके किसी सिस्टम की जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हो, कोई भी हो, उनके बीच जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई इज द रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई इंडिविजुअली। चाहे उसके बीच में अट्रैक्टिव पोटेंशियल हो, चाहे जो है रिपल्सिव पोटेंशियल हो, वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसमें जो बन रही है उसी को हम जो है इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस इज गिव द ई एंड साई। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस है, जो रिजल्ट है वो कौन देता है, ई और साई देता है। समझ आ गया बेटा। तो हम लोग अब आगे जो है इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जो है अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ने वाला हूं, उसमें मैं आपको हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशंस को रिलेट करूंगा। क्यों रिलेट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है जो बोहर थे, जब बोहर के मॉडल फेल हो रहे हैं तो बोहर के बोहर ने भैया हाइड्रोजन पे ही तो रिसर्च ज्यादा किया था। तो हम जो है क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या श्रोडिंगर इक्वेशन बोहर के लिए एप्लीकेबल है, क्या बोहर ने जो हाइड्रोजन के बारे में कहा क्या श्रोडिंगर भी वही कहते हैं या कुछ अलग होगा। इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।